जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने के लिए उधर राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन ये चुनाव छठवें फेज के बाद अब साफ साफ एक दिशा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की भाषा पे कल से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। भाषा के निचले स्तर पर नरेंद्र मोदी का आना क्या कहता है, और यहां से यह भी समझना चाहता हूं कि क्या अब नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं? राजीव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा की मर्यादा को लेकर के, भाषा की मर्यादा इस बार विपक्ष ने मौका दिया ही नहीं, और बहुत शानदार तरीके से 6 चरण बीते हैं, और कम से कम विपक्ष के किसी नेता को भाषा को लेकर के बहुत चर्चा नहीं बनी है। थोड़ी बहुत चर्चा बनी थी तो वो सैम पित्रोदा के बयान पर बनी थी, लेकिन इसके अलावा और उदाहरण हमें नहीं देखता जिस पे चर्चा हुई। दूसरी तरफ भाषा को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने लगातार नए नए कीर्तिमान बनाए। कभी लगा कि वो जानबूझकर कह रहे हैं, कभी लगा कि अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में कोई बयान हुआ नहीं। सबके सब सुनियोजित तरीके से उन्होंने बयान दिए। और हम तो ये कहेंगे कि आज नीतीश कुमार ने जो बात कही है, देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हास्य हो, उनकी गलती से मुंह से निकल गया हो, लेकिन नहीं। आप पूरा वीडियो अगर उसको देखेंगे तो नीतीश कुमार जब बोलते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, देश का विकास करें, और इस तरह से आगे एक लाइन और बोलते हैं, तब बगल में बड़ा खड़ा व्यक्ति जब उनको याद दिलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो हैं ही नरेंद्र मोदी, यानी उनको पता है कि हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। तो मैं इसको यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये एक तरह से संकेत है। नीतीश कुमार की टैक्टिस है, वो हमेशा इसी तरीके से संकेत देते हैं, भोला बन करके, लेकिन उनको जो कहना होता है कह देते हैं। ये संकेत है कि आने वाले समय में अगर क्या निश्चित रूप से 4 जून को जब सरकार बदल रही होगी तो नीतीश कुमार सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिख रहा है। और अब इसकी पूरी एक तरीके से बीजेपी ने अपने आप को जनता के सामने एक्सपोज किया। बीजेपी के पास आज आप देखेंगे, एक और बयान का मैं जिक्र करते हुए आ रहा हूं, वो संजय सिंह सीएसडीएस वाले, आज उनकी एक नई बाइट आई है। कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं, संजय कुमार हैं, संजय कुमार, हाँ क्षमा कीजिए, संजय कुमार ने कहा कि 400 तो नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा, क्योंकि 300 जैसा माहौल जो 2019 में था वो माहौल इस बार है ही नहीं। न पुलवामा है, न राष्ट्रवाद है, न कोई नेशनल नैरेटिव है, तो वो माहौल कैसे रिपीट हो सकता है, इसलिए 300 भी नहीं होगा। तो अब हर स्टेट में जहां जैसे है उस हिसाब से चुनाव परिणाम आएंगे। यानी जो व्यक्ति आज तक मैं केवल संजय कुमार जी की बात नहीं करता, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, देश की सारी एजेंसियां जो आए दिन चैनल पर बोल रही थी, 400 पार के नारे लगवा रही थी, अपने पूरे सर्वे का, अपना पूरा करियर का दांव लगा करके दावा कर रही थी, जो सर्वे एजेंसियां और उनके प्रमुख लोग, उन लोगों ने पूरे देश को धोखा दिया है। और आखिरी समय में वो अपने बयान बदल रहे हैं। जब 4 जून नजदीक है, ये चुनाव का माहौल बनाने में आपने गलत तरीके से नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का साथ दिया, और आज आप जुबान बदल रहे हैं। तो ये चीजें साफ हुई हैं, और यही कारण है कि हर चुनाव चरण के बाद, पहले के बाद, दूसरे के बाद, नरेंद्र मोदी जी को लगा हम ये बोल देंगे तो शायद जनता खुश हो जाएगी, हम ये बोल देंगे तो जनता खुश हो जाएगी, और उनको आता है सिर्फ डिविजिव पॉलिटिक्स करना। मुस्लिम लीग मैनिफेस्टो बोल दिया, मंगलसूत्र बोल दिया, भैंस ले जाना बोल दिया, इस तरह से एक के बाद एक बोलते गए, और हर बार जनता ने बढ़ चढ़ करके मोदी सरकार के खिलाफ वोट किया।
यहाँ तक कि जो छठे चरण में और जो आने वाला चरण सातवां है, जो बहुत बीजेपी के लिए मुफीद चरण था, सबसे ज्यादा सीटें जीत रही थी। छठे चरण में तो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी 2019 के मुकाबले, लेकिन इस बार छठे चरण में सबसे ज्यादा सीट अगर किसी पार्टी की हो रही है तो वो कांग्रेस पार्टी की हो रही है, पूरे देश के पैमाने पर मैं कह रहा हूं छठे चरण में। तो ये जो स्थिति बनी है, इसके हिसाब से उनके जो उनका कॉन्फिडेंस है नरेंद्र मोदी जी का, वो कॉन्फिडेंस खत्म होता चला गया है और आज इस स्तर पर आ गया है कि आप हास्यास्पद लगता है भाई। उसके बाद वो अवतार बने, अविनाशी बने, तमाम चीजें बने, हम कितनी और क्या बात याद दिलाएं। उन्होंने इतने सारे 71 इंटरव्यूज दिए, मैंने हिस्ट्री में कभी किसी प्रधानमंत्री ने टेलीविजन चैनल में इतने सारे 71 की संख्या में इंटरव्यूज नहीं दिए। वो इतने इंटरव्यूज दिए और ये सुनियोजित तरीके से दिए कि जिस दिन चुनाव हो रहा हो, मतदान हो रहा हो, उस दिन इंटरव्यूज चले और सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी की चर्चा होते रहे। लेकिन इसके बावजूद जनता ने टीवी देखना बंद कर दिया, सुनना तो छोड़ दीजिए, टीवी देखना बंद कर दिया और जाकर के मोदी सरकार के खिलाफ वोट किया है। और ये प्रचंड, मैंने ये राजीव जी, मैंने तो ओपन कह रखा है कि इंडिया गठबंधन को 307 सीटें आ रही हैं और बीजेपी गठबंधन एनडीए को 204 सीटें आ रही हैं। जब मैं कह रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये तो यूं ही कह रहे हैं, लेकिन अब वो बड़े बड़े एजेंसियां जो झूठा उल्टा दावा कर रही थी वो अपने आप को करेक्ट करने लगे। मैं तो 4 जून तक अपने आप को कोई करेक्शन नहीं देखता और निश्चित रूप से ये सरकार जो है जा रही है। मैं तो बाय बाय राहुल गांधी बहुत पहले कह चुके हैं, लेकिन मैं आपको छठे चरण में तो बीत चुका है, सातवां की जरूरत भी नहीं है, बीजेपी सत्ता से बाहर हो चुकी है। राजीव, बीजेपी सत्येंद्र कुमार जी, जरा आपसे समझू, 307 सीटें आप दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, 307 सीटें, बिल्कुल न 305 न 310 न उसके आसपास, 307 और 204, कैसे आपने कर लिया कि 307 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन को? राजीव जी, ये आंकड़े हमने ऐसे ही नहीं बनाए, स्टेट वाइज कैलकुलेशन में 7 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, ये हमारे आपके हाथ में थोड़े होता है। स्टेट वाइज एक कैलकुलेशन होता है, लेकिन बुनियादी रूप में जो ये आंकड़े आ रहे हैं इसका आधार 5 to 7 स्टेट्स हैं जहां पर की परिस्थिति बदली है। आज पूरे देश में एक नैरेटिव के साथ में इलेक्शन नहीं हो रहा है जो बीजेपी पिछला इलेक्शन जीतती रही थी। हर चरण में अलग मुद्दा उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की ओर से जो मुद्दे उठाए गए उसमें कुछ कॉमन मुद्दा होने के बावजूद, जैसे अग्निवीर का मुद्दा राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगह चलता है, लेकिन साउथ में अग्निवीर का मुद्दा नहीं चला या उतनी प्रमुखता नहीं रही। उसी तरीके से संविधान बचाने का मुद्दा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दलितों के बीच में हुआ, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जहां पर के लोगों के दलितों के बीच में ये बात बैठी, अति पिछड़ों के बीच में ये बात बैठी। इसके बाद महिलाओं को नौकरी देने का मुद्दा, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का मुद्दा, ये मुद्दा पूरे गरीब तबके में अक्रॉस द कंट्री हम कह सकते हैं कि ये एक मुद्दा है जो काम किया, लेकिन इसकी तीव्रता महिलाओं में भी, हम ये नहीं कहते कि 100% है, लेकिन 15%, 20% तक जरूर महिलाओं को असर करता दिखा। इसके बाद युवाओं को पक्की नौकरी देने का मुद्दा, इसमें युवाओं को बांट दिया। जो युवा आंख मूंद करके रोजगार नहीं है फिर भी व्हाट्सएप चलाने में लगे हुए थे, उन सब की आंखें खुलने लगी कि भाई कोई पक्की नौकरी देने की बात कर रहा है। बिहार, यूपी में इसका व्यापक असर दिखा। तो हम जो देख रहे हैं वो जैसे डिविजिव पॉलिटिक्स, कर्नाटक में जितनी कोशिश की गई नहीं चली, मगर वहां रेवन्ना जैसा मामला आया जिसने दूसरे चरण का चुनाव बदल दिया। तो महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है, भाई लोग नाम लेके कह रहे हैं कि नितिन गडकरी भी शायद जीते या ना जीते, पीयूष गोयल भी जीते या ना जीते, और अगर ये दोनों भी नहीं जीत रहे हैं तो खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो अवस्था है। लेकिन फिर भी जो कांटे की टक्कर है उसके हिसाब से हमने जो थोड़ा सा दिया कि नहीं जीत सकते हैं तो इसको बीजेपी के खाते में डाल दो, उस हिसाब से बीजेपी और पूरा गठबंधन मिल करके 10 सीटें बहुत मुश्किल पहुंच रहा है। 48 में 38
इंडिया गठबंधन के पास और उनके एनडीए के पास में 10 सीटें, जबकि पिछली बार 41-42 सीटें हुआ करती थी 41 एनडीए सीटें थी गठबंधन। जी, जी, 41 उससे पहले 42 थी, लगातार 2 चुनावों में। जी। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। माने सीधे महाराष्ट्र बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए काफी है, महाराष्ट्र की संख्या। उसमें आप कर्नाटक को जोड़ लीजिए, कर्नाटक को आप जोड़ते हैं तो वो सीधे बीजेपी को 250 से नीचे लेके चली जाती है, मैं और भी नीचे, बल्कि 30-35 तक लेके चली जाती है। फिर आप राजस्थान में आइए, हमने 13 सीटें एनडीए के लिए और 12 इंडिया गठबंधन के लिए हमने देखी है। तो 13 सीटें और घटाई और नीचे चले जाते हैं। आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में हमने 9 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए देखी हैं, 1 सीट बीजेपी के लिए, जबकि पिछली बार 10 उनके पास थी। तो ये जो है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने 48 सीटें बीजेपी के लिए देखी हैं, एनडीए के लिए, और 32 सीटें हम इंडिया गठबंधन के लिए देख रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ों में अगर बदलाव होगा तो ये आंकड़े और ज्यादा इंडिया की लीड बढ़ाएंगे, घटाने का कोई चांस नहीं है, ये हम कह रहे हैं। बिहार में हम 25 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए देख रहे हैं, 15 सीटें एनडीए के लिए देख रहे हैं, 15 में भी बीजेपी बमुश्किल 10 पहुंचता दिख रहा है। तो ये आंकड़े आप मुंह जबानी भी हमने जोड़ के बताया कहां पहुंच रही है ये, और जो भी हमने बताया उसमें पश्चिम बंगाल में क्या देख रहे हैं आप? पश्चिम बंगाल, प्रेम कुमार जी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 10 सीट तक पहुंचती दिख रही है मेरे हिसाब से, उनको 8 सीटों का नुकसान हो रहा है ये बीजेपी को सरासर। तो बाकी सबको हम इंडिया गठबंधन में जोड़े 42 में, तो 32 सीटें इंडिया गठबंधन के पास, 10 सीटें बीजेपी के पास। इसमें अगर मान लीजिए कोई हमको लगता भी, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में 3 सीटें हम बीजेपी को देख रहे थे, बहुत कांटे की टक्कर है, 3 में कोई एक जीत जाए ऐसा लगता है। कांटे की टक्कर में हमें लगता है कि वो सीट मान लीजिए करनाल की हो सकती है, गुरुग्राम की हो सकती है, वो फरीदाबाद की हो सकती है। हमने 3 में 1 बीजेपी को दिया है। बहुत मैं गलत होऊंगा तो चलिए 3 सीट बीजेपी की हो जाएगी, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इन आंकड़ों में, ये समझ लीजिए। इसलिए मैंने ये आंकड़े रखे हैं कि ये आंकड़े आने चाहिए। दूसरी बात है कि आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, मैं थोड़ा